चुनावों की बात, और चुनावों में हर जगह इस समय पर तालमेल बन रही है सीटों को लेकर, सीट के बंटवारे को लेकर कि कहां किसको कितनी सीट मिलने वाली है, चाहे महाराष्ट्र हो या बिहार हो। और बिहार में भी इस समय मामला जो है वो थोड़ा उलझा हुआ है। महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा अभी यहां पे फंसा हुआ है। एनडीए के सीटों का बंटवारा तो हो चुका, लेकिन महागठबंधन जो है उसमें किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इसे लेकर दिल्ली में एक बैठक भी हुई कल, लेकिन अब तक कोई इस पर फॉर्मूला सामने नहीं आया है। और तमाम तरह के सूत्र इस समय सक्रिय हैं और जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक आरजेडी 25 से 28 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन ये कोई तय नहीं है, ना ये आरजेडी ने बताया है, पर ये इस तरह की खबरें हैं सूत्रों के हवाले से। कांग्रेस को 9 सीट मिलेगी, लेफ्ट को शायद 3 सीटों पर लड़ने दिया जाएगा, और जो वीआईपी पार्टी है मुकेश साहनी की, उसे 1 सीट मिल सकती है। लेकिन पशुपति पारस का क्या होगा? पशुपति पारस जो अब एनडीए से नाराज होकर पार्टी छोड़ चुके हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं, उनके लिए लेकर यही अटकलें लग रही हैं कि अब वो इंडिया ब्लॉक में आएंगे, तो अगर यहां पर वो आते हैं, क्या आएंगे, आते हैं तो उन्हें क्या सीट मिलेगी? तो इसी सब को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच सीटों का जो तालमेल है उस पर गुत्थी को सुलझाने के लिए बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मिले हैं, और ये माना जा रहा है कि दोनों के बीच में सीटों की संख्या और लोकसभा की कौन कौन सी सीट ये लड़ेंगे उस पर चर्चा हुई है। तो कई तरह के सूत्र बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन इस समय हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़े हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। संजय सिंह हैं, कंसल्टिंग एडिटर। हमारे साथ राजीव रंजन हैं जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, और इसके अलावा कंचन यादव हैं जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं। आपका बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आरजेडी और जेडीयू के पास, जेडीयू में तो एक तरह से ये मामला साफ है सीटों के बंटवारे को लेकर, पर कंचन जी, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में ये मुलाकातें हो रही हैं, आज भी अखिलेश मिले हैं लालू यादव से, पर क्या अब तक तमाम सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं बहुत सारी, पर क्या अब तक साफ हो पाया है कितनी सीटों पर आरजेडी जाएगी, कांग्रेस को क्या मिलेगा, आपके बाकी सहयोगी हैं कौन, पशुपति पारस क्या साथ आ रहे हैं, क्या स्थिति साफ हुई है? देखिए, पशुपति पारस जी तो वो अपना खुद निर्णय लेंगे और वो क्या लेते हैं वो देखा जाएगा। लेकिन जहां तक आरजेडी और महागठबंधन की बात करें तो सीटों पर जो है कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा ये तय है। पेच कोई फंसा नहीं है, पेच जैसा शायद शब्द इस्तेमाल करना महागठबंधन के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन हमारा जो कहना है, आरजेडी का जो कहना है कि जो जहां पर जितनी सीटें जीत सकता है, हमारी है कि विनेबिलिटी क्या है, कि अगर कांग्रेस का कोई कैंडिडेट लड़ रहा है तो कौन लड़ रहा है। जैसे पप्पू यादव शामिल हुए कांग्रेस में, तो वो वहां पर टिकट दे रहे हैं, कौन किसको टिकट दे रहा है, तो वो विनेबिलिटी के अनुसार हम आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ताओं को या नेताओं को टिकट दे, हम भी उसी तरीके से दे। और कोई पेच नहीं है, सीटों का ऐलान जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर आरजेडी और महागठबंधन में ऐसा नहीं है कि जिसका इस्तेमाल हो गया उसको हम फेंक दें। जैसे पशुपति पारस कल तक जो है वो एनडीए के साथ थे, लेकिन उनको बिना एक सीट दिए हुए, बिना बताए हुए वो इंतजार करते रहे, यहाँ तक कि अभी वो एनडीए से बाहर निकलने की औपचारिक घोषणा भी नहीं किए हुए हैं। कोई व्यक्ति इतना अपने आप को एनडीए का पार्ट बना लिया हुआ है कि इसके बाद भी नहीं निकल रहा है, लेकिन उसकी इज्जत जो है एनडीए में नहीं हुई। वैसा घटना, वैसी जो है सूचनाएं आपको नहीं मिलेंगी महागठबंधन की तरफ से। हम लोग टेबल पे बैठते हैं, टेबल टॉक होता है, हम लोग डिसीजन लेते हैं हर चीज पर कि कौन कैंडिडेट कहाँ जीतेगा। इसलिए हम मुद्दों पर सीधे बात करते हैं। और मुद्दों की बात करें तो अभी जदयू और बीजेपी का जो ऑफिस है, विनेबिलिटी की बात की ना, तो विनेबिलिटी जो है वो आरजेडी की यहाँ पे ज्यादा है, आरजेडी ज्यादा सीटों पे लड़ेगी चुनाव, और कांग्रेस और लेफ्ट जो आपके सहयोगी हैं, क्या है उनका आकलन, कौन कौन सी, और खास करके कौन कहां जीतेगा, तो कौन सी सीटों पर कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर बहुत दोनों ही पार्टी से एक है कि उनको मिले ये सीट, तो ऐसी कुछ सीटों पे कहा जा रहा है कि बात फंस रही है। नहीं, ऐसा बात कहीं फंसी नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। और ये पूरी तरीके से टेबल टॉक हो रहा है, बातें पूरी हो चुकी हैं कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी, लेफ्ट को। पप्पू यादव से कल बात हो रही थी, तो वो उन्होंने कहा कि अब जो भी फैसला हो आला कमान का, लेकिन हमारे मन में है कि हम पूर्णिया से चुनाव लड़ें। तो ये सब बातें अभी साफ हुई नहीं है, लोग अपनी अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन फैसला तो अभी हुआ नहीं है पूरा।
फैसला आ जाएगा जहां पर वो जीत सकते हैं, जहां पर वो लड़ सकते हैं, और जहां पर कांग्रेस लड़ सकती है और जीत सकती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि क्या आप पूछ रहे हैं कि क्या आरजेडी ज्यादा सीटों पर जीत सकती है? डेफिनेटली जीत सकती है। जिस तरीके से हमारा इंप्रूवमेंट रहा है पिछले विधानसभा चुनाव में अगर देखेंगे, तो हम लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर देखें तो बनकर उभरे हैं। और उसके उसके बाद से लगातार जिस तरीके से बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी का समर्थन कर रही है, बिहार में वो जन विश्वास महारैली में हो, चाहे वो 17 महीने में जो हमें समय मिला हमने काम किया, तो ये कहीं ना कहीं लोग भरोसा कर रहे हैं कि एक यूथ जो लीडर हमारे बीच में उभर कर आया है, जो अपने बातों पर टिका है और जो कह रहा है वो कर रहा है, और असली गारंटी उसी की है। आजकल गारंटी शब्द बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी गारंटी शब्द को का इस्तेमाल कर ही लेना चाहिए। तो हमारी गारंटी पर बिहार की जनता पूरी तरीके से भरोसा कर रही है, और वो यूथ खासकर। और जिस तरीके से आप पूछे, यहाँ पर जदयू के नेता बैठे हुए, प्रवक्ता बैठे हुए कि शिक्षक भर्ती हुआ, 2 फेज जब हमारे साथ से तब भर्ती हुई थी, और तीसरा चरण जबकि डिसाइड पहले हो गया था उसी 1 लाख सीटों का, जब हुआ बीजेपी के साथ जब ये चले गए तो परीक्षा लीक हो गया। पहले तो ये माने नहीं और फिर बाद में उसको कैंसिल करवाए और उस पर माने कि हाँ परीक्षा लीक हुआ है। तो यह भी एक मैसेज बिहार में। हाँ जी हाँ, जी। आप कहते यह हैं भी एक तेजस्वी मैसेज बिहार यादव में ने गया जो है कि वादे किए हैं उन्हीं की असली गारंटी है, वो उस पर अड़े हुए हैं। मुद्दों पर तो कौन किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है बाद में आएंगे, पहले ये तय तो हो जाए कि कौन किसके साथ है और कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और गठबंधन किस तरह टिका हुआ है। जेडीयू में तो स्थिति साफ है, लेकिन जैसा अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि जेडीयू जो है, जेडीयू नहीं मतलब एनडीए जो गठबंधन है, वहां पर यूज एंड थ्रो पशुपति पारस के का हवाला देते हुए कंचन यादव ने कहा कि आपको जब काम था आपके साथ रहे, अभी पशुपति पारस कहाँ है कुछ जानकारी नहीं है। एनडीए पर इस तरह का आरोप है। राजीव रंजन, देखिए, सबसे पहली बात तो है नगमा जी, बिहार में अलायंस हमारा अगर है तो अलायंस में किसको कौन सी सीटें मिली, कितने सीट किस कॉन्स्टिट्यूएंट को मिला, ये अब सबके सामने है। इसलिए अलायंस को लेकर के जो एक बढ़त है, मनोवैज्ञानिक बढ़त जो है, वो एनडीए के पास पहले से। अब दूसरी मनोवैज्ञानिक तरफ बढ़त आपको मिल चुकी है क्योंकि आपका जो अलायंस है वो मजबूत है, वहां पे कोई जी हाँ, कंफ्यूजन नहीं। और अब कह रहे हैं जो इंडिया गठबंधन है वो भी बैकफुट पे है क्योंकि उनका अलायंस ही पक्का नहीं है। देखिए, मैं उसको अपने तरीके से आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहूंगा। मैं अभी आरजेडी को भी सुन रहा था। देखिए, वायदे तो सब करते हैं, वायदों को पूरा करने का इरादा कितना है ये बिहार की जनता ने देख लिया है। जिस शिक्षक बहाली को लेकर ये अभी दावा कर रही हैं कि ये बड़ी जो नियुक्तियां हुई हैं वो तेजस्वी जी के वायदे के कारण हो गई, दरअसल इन वायदों को जमीन पर अमली जामा पहनाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। इनके जिस मंत्री के जिम्मे 2 लाख नियुक्तियों के अवसर थे, वो कार्यालय नहीं जाते थे। वो सनातन के विरुद्ध भी अपनी टिप्पणियों के कारण ज्यादा सुर्खियों में रहे। लगातार उनके अपने विभागीय प्रधान सचिव जो एसीएस भी हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके साथ उनके टकराव की खबरें लगातार आती रही। और दरअसल उन्हें जो जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए था उन्होंने किया ही नहीं। अब दूसरी तरफ जो अतीत में बहुत सारी चीजें नौकरियों के साथ इनका जुड़ा हुआ है, वो कुछ मामले अदालतों में भी हैं, मैं उस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन आप लेकिन तो इतनी बात जब तय आप है कि ये जेडीयू भी अलायंस इस तरह की बात करती है तो हमेशा ये बात सवाल भी उठता है कि कुछ समय पहले आप उनके साथ ही थे, बल्कि कई बार तो लगता है कि जनता को ये कंफ्यूजन भी हो जाएगा कि नीतीश कुमार हैं किसके साथ। इतनी जल्दी जल्दी वो इधर उधर गए कि वोट देने के समय कहीं ये भी लगने लग जाता है कि कहाँ है जेडीयू। संजय भी हमारे साथ हैं एज एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे। संजय, इस समय बिहार में जो हो रहा है अलायंसेस, उस पर आपकी क्या टिप्पणी, और इंडिया गठबंधन में क्या? जी हाँ, राजीव रंजन आप कुछ कह रहे हैं। मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगा, दोनों अलायंसेस की तस्वीर पिछले इलेक्शन में देख ली। हम उस समय एनडीए में थे, एनडीए में हैं। इनके साथ एनडीए के अनेक जो दल थे, इंडिया के अनेक जो दल थे उस समय के महागठबंधन के दल, वो आज एनडीए के साथ चले। और ये राजनीति में अलायंसेस बदलते हैं, लेकिन कोई वजह होगी जिसकी वजह से बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को पिछले 2 दशक तक
अपना आशीर्वाद अगर दिया है, पर जो भी इन 2 सरकार दशकों में वो बनी, अलग अलग लोगों के साथ भी रहे हैं। अब इस बार फिर एक बार ठीक जब है, वो वापस लेकिन उनके लौटे चेहरे हैं पर ही तब वो अलायंस देखना होगा को कि जीत अब जनता मिलती रही उन्हें है, क्या इस बात को कहती है। नकारा नहीं पर जा सकता। अभी हम ठीक है, अभी हम सीट शेयरिंग की भी बात कर रहे हैं, अलायंसेस की भी बात कर रहे हैं। संजय जी, यहाँ पे अगर इंडिया गठबंधन को देखा जाए तो कांग्रेस, आरजेडी और वो बाकी जो उनके साथ लोग छोटे छोटे जुड़ रहे हैं, उनकी आपको क्या समीकरण समझ में आ रहा है? आरजेडी वहां पर एक मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस कितनी सीटों पर वहां लड़ सकती है, कितना देने को तैयार हो सकती है आरजेडी से? एक वीआईपी पार्टी है, एक पशुपति पारस हैं जो शायद साथ आ सकते हैं। देखिए, अगर लोकसभा के पर्सपेक्टिव से देखेंगे और इस समय जो 17वीं लोकसभा जो एक्सपायर कर रही है, उसमें आरजेडी की संख्या बिहार से 0 है। मतलब आरजेडी का कोई लोकसभा सदस्य नहीं है। कांग्रेस का बिहार से 1 लोकसभा सदस्य है। आरजेडी पिछले लोकसभा में बिहार से 4 थी और कांग्रेस 2 थी। तो इसलिए कांग्रेस कोई, आरजेडी कोई लोकसभा में कोई बड़ी शक्ति है, महाशक्ति है, ऐसा मानना मतलब हो सकता है और चुनाव अलग अलग हो। और इस बार कोई ऐसा मतलब बड़ा परिवर्तन बिहार अगर वो दिखा रहा हो तो शायद समझ में आएगा चुनाव के बाद। लेकिन इस समय में जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वो यही है। मतलब अगर आप पिछले उससे जाएंगे, कोई आमूल जो लोकसभा का चुनाव लोकसभा केंद्र में मंत्री बनाने के लिए होता है। आरजेडी ने सिर्फ एक समय अच्छा किया है 2004 में, जिस समय उनकी संख्या काफी अच्छी आई थी। और जो जिस समय लालू जी कहते थे कि मैं सरकार किंग मेकर हूं, लेकिन 2009 में फिर स्थिति पलट गई सेम आरजेडी की, जिस समय वो एक ऐसे पक्ष के रूप में लोगों द्वारा देखे गए जो मनमोहन सिंह की सरकार में बार बार रोड़ा अटका रहे थे और तमाम और भी चीजें हुई थी जिस समय वो लालू जी केंद्र में काफी प्रखर रेल मंत्री हुआ करते थे। इस लिहाजा अगर देखेंगे संख्या के हिसाब से, मूड माहौल के, नीतीश कुमार की इतनी ज्यादा वजूद क्यों है? नीतीश कुमार अगर देखिएगा तो नीतीश कुमार जब आरजेडी बिल्कुल ही एक समय ऐसा आया था कि आरजेडी लगभग मतलब बिहार के राजनीतिक मैप पे पूरी तरह हाशिए पे चली गई थी। राबड़ी देवी 2 सीट पे चुनाव हार गई थी, लालू जी अपना चुनाव हार गए थे। उस समय में नीतीश जी वो मतलब लालू जी के साथ जाकर के, आरजेडी के साथ जाकर के, वो क्रेडिट नीतीश कुमार का है। अभी भी अगर बीजेपी लेकर के आई है नीतीश कुमार को, तो उनकी विश्वसनीयता कम होने के बावजूद भी, मतलब इस समय में बहुत नीतीश कुमार की विश्वसनीयता नहीं है। बाकी जो चीजें हैं, क्रेडिबिलिटी ग्राफ उनका नीचे गिरा है, उसके बाद भी नीतीश कुमार लगभग 10% वोट का ट्रांसफर का कैपेसिटी उनका है। तो उनकी उस कैपेसिटी को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो एनडीए का कुनबा निश्चित रूप से ज्यादा मजबूत आपको दिखेगा। अभी कोई घोषणा हुई नहीं है टिकट की इधर से। आप मानते हैं कि एनडीए का कुनबा बिहार में समय ज्यादा मजबूत है आरजेडी इंडिया गठबंधन के मुकाबले? आरजेडी कांग्रेस सब मिलकर भी देखिए, बिहार में आरजेडी ने वो जो गठबंधन है उसने सिर्फ एक, पर ये तेजस्वी यादव के सक्रिय होने के बाद क्या फर्क पड़ा है? कोई एक समय था जब आरजेडी बिल्कुल खत्म सी लग रही थी, लेकिन बाद में विधानसभा चुनावों में तेजस्वी यादव ने काफी अच्छा किया। तो अब तेजस्वी यादव एक युवा नेता के तौर पे जैसे उभरे हैं, उससे आरजेडी में किसी तरह की एक नई जान आई हो? आरजेडी इंडिया गठबंधन जो वहां पर, उसमें तो आरजेडी सीनियर पार्टनर है ही, पर अपने बूते भी इस समय आपको क्या स्थिति लगती है, या कांग्रेस के साथ मिलकर? देखिए, एक तो पहले चीज तेजस्वी यादव, मतलब तेजस्वी यादव का सपोर्ट बेस जो है एमवाई, वो काफी अग्रेसिव सपोर्ट बेस है। और तेजस्वी यादव उस बैगेज जो उनके साथ पूरे परिवार का है, तेजस्वी यादव अपना कोई क्रेडेंशियल लालू जी से अलग लेकर के भी नहीं आए। सिर्फ नॉर्मली हम लोग इस साइड में देखते हैं कि तेजस्वी यादव युवा हैं, वो ऊर्जावान हैं, या बाकी अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं आई हो। लालू जी का मतलब किसी तरह की सिंपैथी थी पिछले चुनाव में, वो चीज, या जो अभी ये लोग बात करें किस तरह, ये लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव जब आएगा तो उस परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। अब देखिए, कल जैसे अभी पप्पू यादव की बात हुई, कल पप्पू यादव को जिस समय में कांग्रेस में शामिल करवाया गया, तो अखिलेश प्रसाद सिंह जो वहां के अध्यक्ष हैं वो पहले मना कर चुके थे पप्पू यादव को लेने से। कल वो वहां भी नहीं थे, पवन खेरा उनको शामिल करवा रहे हैं, और मेरे ख्याल में शायद कन्हैया कुमार थे। तो ये अगर कांग्रेस इस समय में इस तरह के कुनबे से जाएगी, लालू जी पप्पू यादव के बारे में क्या सोचते थे, आरजेडी क्या सोचती थी, क्या समझती थी, बिहार के लोग उस चीज को समझते हैं। तो वो अलायंस किस तरह से जाएगा, पर्टिकुलरली इन इलेक्शन जहां मतलब प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव हो रहा है, अगली सरकार बनाने के लिए चुनाव हो रहा है। आप सिर्फ अगर ये कहेंगे संविधान ध्वस्त हो गया, देश खतरे में हो गया, सांप्रदायिकता बढ़ गई,
तो वो आरजेडी को जो बियॉन्ड उनका मूल सपोर्ट बेस है, उस सपोर्ट बेस से एडिशनल कहीं से कोई इजाफा होता हुआ नहीं दिखेगा। और वो जो पुराना लालू जी का था कि किंग मेकर है, वो कौन किंग होगा वो मैं डिसाइड करूंगा, मैं बताऊंगा, अभी ऐसी कुछ चीज नहीं है जी। तो अभी स्थिति साफ नहीं है यहाँ पे, ये जरूर है, लेकिन जैसा संजय का आकलन है कि यहाँ पे आरजेडी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन भी अभी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है और एनडीए का कुनबा उन्हें ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव भी पूरे जोर लगाए हुए हैं और एक युवा नेता की उनकी छवि है, कांग्रेस उनके साथ आ रही है। अभी भी सीटों पर क्या फैसला होना ये देखना बाकी है। धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एनडीए का गठबंधन क्या होगा ये साफ है, लेकिन इंडिया गठबंधन बिहार में क्या रहेगा, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, कौन कौन साथ है, इस पे अभी कुछ असमंजस बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप पर विकसित भारत संपर्क के मैसेज भेजना बंद करें, ये निर्देश दिया है चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को। लोकसभा चुनाव से पहले देश की एक बड़ी आबादी के व्हाट्सएप पर केंद्र सरकार की तरफ से एक मैसेज आ रहा है। ये मैसेज केंद्र सरकार के विकसित भारत से जुड़ा है। आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस तरह के मैसेज व्हाट्सएप पर तुरंत रोकने का निर्देश दिया है, क्योंकि आचार संहिता लागू है। इसके बावजूद केंद्र सरकार की नीतियों और पॉलिसीज को लेकर विकसित भारत के मैसेजेस आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस निर्देश का पालन करते हुए मंत्रालय से रिपोर्ट भी मांगी है। आयोग को कई शिकायतें मिली थी कि लोकसभा चुनाव के ऐलान और आचार संहिता लगने के बाद भेजे गए थे ये मैसेजेस। बीते हफ्ते चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही देश में आचार संहिता लागू हो गई है और इसके बाद इस तरह के जो मैसेजेस हैं उनके भेजने पर अब पाबंदी लगी है। Co-presented by Motorola, India's best 5G smartphone brand, और राजश्री इलायची, टशन का जशन। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने का आरोप लगाया है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आज एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि ये कोई कांग्रेस के अकाउंट की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या की बात है। हम पैसों की कमी के चलते चुनावी प्रचार नहीं कर पा रहे। वहीं सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये पूरा मैकेनिज्म है, टैक्स का प्रोसेस है, हर जगह उनका स्टे रिजेक्ट हुआ है, इस पेनल्टी में फ्रीज हुआ, अब वो झूठ बोल रहे हैं। This issue affects not just the Indian National Congress, it impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन 13A है जिसमें सही है कि पार्टियों पर इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन पार्टी को अपना रिटर्न हर साल फाइल करना पड़ता है, जिसमें बताना पड़ता है कि 20,000 तक कितने हमारे डोनर्स हैं, 20,000 से ऊपर कितने डोनर्स हैं। और अगर आपने ये नहीं फाइल किया हर असेसमेंट ईयर में तो आपका ये एग्जम्पशन खत्म हो जाता है। एग्जम्पशन खत्म हो गया तो 105,17,29,635 रुपए का डिमांड। कैसे कलेक्शन होगा, कैसे रिकवरी होगी, सर्टिफिकेट होगा, पेनाल्टी लगेगी, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, बट देयर इज एन इनबिल्ट मैकेनिज्म
उसका टैक्स का प्रोसेस है, हर जगह उनका स्टे रिजेक्ट हुआ, उस पेनाल्टी में अकाउंट फ्रीज हुए, टैक्स नहीं दिया और झूठ बोले हैं। आज सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और यह कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमलावर है और हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव जुड़े हैं। कांग्रेस का जो ये कहना है, कांग्रेस साथ साथ ऐसा लग रहा है कि तमाम इंस्टीट्यूशंस पर भी हमलावर है कि किसी ने कुछ कहा नहीं। लेकिन बात यह है कि कांग्रेस पार्टी भी लगता है वैभव की बहुत देर से जागी है इसे लेकर। अब बिल्कुल आपने सही कहा। ये करीब 13 फरवरी के आसपास इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी को नोटिस जारी किया था कि कई साल पुराने मामले में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, और करीब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को 105 करोड़ रुपए के बकाये के लिए नोटिस भेजा गया था। और अब जाकर जब चुनाव सर पर हैं, चुनाव का ऐलान हो चुका है, फर्स्ट फेज़ की जो पोलिंग है उसका नामांकन भी शुरू हो गया है, और जब पार्टी को अपने सारे संसाधनों की ज़रूरत है उस वक्त में पार्टी के अकाउंट फ्रीज़ हैं। और इस वक्त में जब चुनाव के लिए विज्ञापन देना है, पब्लिसिटी करना है, रैलियों पर खर्चा है, जो बड़े जो कैंपेनर्स हैं उन पर उनके आने जाने की व्यवस्था करना है, तब पार्टी के पास फंड की कमी है। तो इसीलिए आज कांग्रेस के दिग्गज नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि सब एक साथ आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक तरह से संकट में घिर गई है, क्योंकि पार्टी के पास रिसोर्सेज नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के पास चुनाव के करीब 1 महीने पहले उनके खाते फ्रीज हो जाना एक तरह से उनके लिए परेशानी की घड़ी है कि आखिर वो आगे आने वाले दिनों में कैसे पार्टी के रिसोर्सेज मैनेज करेंगे। इसलिए बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आरोप सीधा प्रधानमंत्री पर लगाया गया कि ये एक तरह से विपक्ष को कमज़ोर करने की कोशिश है, और जो पूरी लेवल प्लेइंग फील्ड है, एक समान स्तर पर आकर चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है उसको एक तरह से ये बाधा पहुंचाता है। जी, और अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमलावर है, लेकिन कांग्रेस के इस आज आरोप का वैभव क्या दिख रहा है असर? बीजेपी ने लगातार कहा है कि एक तरह से कांग्रेस की हताशा को दिखाता है, कांग्रेस को ये अंदाजा है कि वो चुनाव में उनकी हार होने वाली है, तो बीजेपी की तरफ से भी काफ़ी सख्त पलटवार इस पर हुआ है। जी बिल्कुल, बीजेपी ने तुरंत कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये जो पूरा मामला है ये कांग्रेस की गड़बड़ियों की ही वजह से मामला आया है और कांग्रेस देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की इससे कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर जब चुनाव एकदम करीब आ गए हैं, दोनों पार्टियों के बीच रस्साकशी शुरू हो गई, लेकिन संकट कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा है, क्योंकि चुनाव जब सर पर हैं तो अब जब सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कांग्रेस पार्टी अगले आने वाले दिनों में कैसे रिसोर्सेज मैनेज करेगी, इसको लेकर सबकी नज़रें रहेंगी। जी धन्यवाद आपका वैभव। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं आज के एक तरह से पंगु बना दिया जा रहा है कांग्रेस को, और उनके पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं हैं, उनके अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं। लेकिन साथ ही बीजेपी भी हमलावर है और कहना है कि ये एक बहाना है, कांग्रेस अपनी आने वाली हार की वजह से अभी से ये बहाने बना रही है। और 5 बार के सांसद और 1 बार विधानसभा के सदस्य रहे पप्पू यादव ने कल अपनी पार्टी जेएपी का कांग्रेस में विलय कर लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि अब वो कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने पप्पू यादव से बात की है। हमारे साथ हैं पप्पू यादव, 5 बार सांसद रहे हैं और 1 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। आखिर क्या वजह हुई कि
चुनाव से ठीक पहले आप पार्टी सहित आपने कांग्रेस में विलय कर लिया। अच्छा, एक बात बताइए, आप मेरे 5 बार संसदीय जीवन को देखिए, अटल जी को छोड़ के। अटल जी के साथ रहने के बावजूद भी हमारा जो रिश्ता रहा कांग्रेस परिवार से, उसको भी आप ध्यान में रखिए। और राहुल जी का जो अपनापन रहा है मेरे साथ, और हम जिस तरीके से हमारी लाइक माइंडेड, जो हम जिस आइडियोलॉजी से जीते हैं। मेरी आइडियोलॉजी क्या है? संघर्ष, आम आदमी की मदद, जस्टिस, न्याय और सेवा। इसके अलावा मेरा क्या है? तो यही वजह है कि आप कांग्रेस में शामिल हो गए पार्टी समेत? नहीं, एक वजह तो नहीं हो सकती ना। बिहार की आवाज़ भी थी, देश की जो डेमोक्रेसी जिस तरीके से, उसकी भी आवाज़ है आज के डेट में। और मैडम कांग्रेस में हैं, मैडम लगातार, और हमारा परिवार, हमारे बच्चे की जो आइडियोलॉजी है वो सोनिया गांधी जी, राहुल जी से काफ़ी वो उनको एडमायर होते हैं, लाइक करते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का तो माँ की तरह सम्मान रहा, मेरे प्रति ट्रस्ट, और मैडम प्रियंका जी ने जिस तरीके से हमें भी एक भाई के लिस्ट में रख करके उन्होंने जो बहन की भूमिका निभाई मेरे कांग्रेस में आने की, और जो उन्होंने सम्मान एक भाई को दिया, उसके बावजूद कोई भी दूसरी बात नहीं आ सकती थी सिवाय कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो मुझे पहले से पसंद थी, है और रहेगा। तेजस्वी से भी बातचीत हुई सर? बिल्कुल भी, और हम लोग मिल के काम करेंगे। 2025 भी जीतेंगे। 2025 क्या तेजस्वी के लिए? आपको क्या लगता है? जो 17 महीने में उन्होंने काम किया, जो भी काम किया, जो एक ट्रस्ट पैदा हुआ, मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से एक मजबूती के साथ कांग्रेस आरजेडी मिल करके जनता के बीच खड़े उतरे। ये बात सही बात है कि बिहार में राजद और कांग्रेस के बीच में सीटों को लेके अभी भी केवल बातचीत चल रही है, क्लैरिटी अभी भी सामने नहीं है, कुछ मामला फंसा हुआ है। मैं मानता हूँ इस बात को, वो रहेंगे ही, रहते हैं। मैं ज़रूर, लालू जी का दिल बड़ा रहा है हमेशा, और मैं उम्मीद करूंगा तेजस्वी जी हमेशा फ्लैक्चुएट, नीतीश जी के साथ भी तेजस्वी जी फ्लैक्चुएट थे, इसमें नहीं। जहां भी थोड़ी दिक्कत आएगी तो निश्चित रूप से तेजस्वी जी इसमें पहल करेंगे। और कांग्रेस तो वैसे ही दिल बड़ा, मन बड़ा, वो तो वैसे ही 17 सीट पर मान गए। तो इस बार का लोकसभा चुनाव तो आप लड़ेंगे, तो कौन सी आपकी सीट पसंद होगी? अरे मेरी तो, आप सबको पता है, जो सीमांचल पूर्णिया कोसी है वो मेरी माँ, मिट्टी और खून है, और पूर्णिया मेरी लाइफ लाइन है। मुझे लड़ना मरना जीना पूर्णिया ने सिखाया है, माँ की तरह है, इसलिए उस पर कौन बहस है। लेकिन पूर्णिया कोई मामला फंसा हुआ है, राजद नहीं चाह रहा, इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है। देखिए, मैंने पहले ही नेतृत्व को कह दिया है, और लालू यादव जी से भी मैंने पुत्र की तरह कह दिया हूँ कि मैं पूर्णिया लड़ूंगा। तेजस्वी जी को भी पता है, और मुझे लगता है कि देश को भी पता है पूर्णिया को लेकर के। इसलिए मेरे सवाल पर मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगा। सीट आराम से निकल जाएगा पूर्णिया। आप बेफिक्र रहें, कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, हर सीट हम लोग मजबूती के साथ जीतेंगे यदि हम लोग अच्छे कैंडिडेट को दिए तो।